जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. Today we will talk about the financial statements, and you all know that in financial statements we have two statements. First one is the income statement and the second one is the balance sheet in all levels. We all know that income statement is also known as profit and loss account because we will find out the profit and the loss of the company in the income statement. So that's why income statement is also referred as a profit and a loss statement, statement of profit or loss. You can also say that revenue statement or a statement of financial performance. The question is, how can we find out the profit and loss by making the format of the income statement? First of all, you will write down the sales of the company at the top. ठीक है. सबसे पहले आप कंपनी की सेल्स लिखते हैं कि आपकी कंपनी की जो सेल्स हैं वो कितनी अमाउंट की हैं. आफ्टर डैट यू विल सब्ट्रैक्ट सेल्स रिटर्न. यू कैन आल्सो नॉन एज रिटर्न इनवर्ड. ठीक है. सेल्स रिटर्न का जो दूसरा नाम है डैट इज़ रिटर्न इनवर्ड. मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को 5000 की सेल्स की हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको रिटर्न हुई है, तो इसको रिटर्न इनवर्ड इसलिए कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेल्स करते हैं तो गुड्स आप देखें, गुड्स आपसे जा रही हैं. ठीक है. तो अगर वही गुड्स रिटर्न हो जाती हैं डैट वुड बी रिटर्न इनवर्ड. मीन्स कि वो आपको ही रिटर्न हो रही हैं, इसलिए उसका दूसरा नाम है, द सेकेंड नेम इज़ रिटर्न इनवर्ड. सिंपली सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न करेंगे, द आंसर वुड बी नेट सेल्स. मीन्स के योर फाइनल वैल्यू ऑफ द सेल्स. After calculating the net sale, you will find out cost of goods sold, that is also known as CGS. ठीक है. The question is how can you calculate the cost of goods sold? आप cost of goods sold calculate कैसे करेंगे? आपके पास सबसे पहले आती है ओपनिंग इन्वेंट्री. मीन्स के स्टार्ट ऑफ द ईयर आपके पास कितना स्टॉक है कंपनी में, उसमें आप ऐड करते हैं फर्दर परचेजेस. अच्छा, और फिर आप उसमें से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न. ठीक है. परचेज रिटर्न का जो सेकंड नेम है डैट इज़ रिटर्न आउटवर्ड. ठीक है. देखिए, रिटर्न आउटवर्ड इसका सेकंड नेम क्यों है? फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से परचेजेस की हैं तो ज़ाहिर है स्टॉक इनटेक हुआ है, आपके पास स्टॉक आया है. ठीक है. और अगर फॉर एग्जांपल कुछ प्रोडक्ट फॉल्टी हैं या कुछ आपकी डिमांड के मुताबिक नहीं है, आप उसको रिटर्न करते हैं. ठीक है. तो वो अब गुड्स आप क्या कर रहे हैं, आप अपने सप्लायर को रिटर्न कर रहे हैं, तो आपसे वो गुड्स क्या हो रही हैं, जा रही हैं, तो उसको आप रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर ऑनर ने गुड्स विड्रॉल कर ली हैं, जिसको आप ड्राइंग्स भी कहते हैं, तो जब ऑनर कंपनी से बिज़नेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ गुड्स विड्रॉल करते तो हम उसको अपनी परचेजेस में से माइनस करते हैं. बेसिकली जो हमारे पास इन्वेंट्री इन हैंड है उसमें से हम उसको माइनस करते हैं बिकॉज ऑनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको विड्रॉल किया है गुड्स को. फिर हम ऐड करते हैं कैरेज इनवर्ड. कैरेज इनवर्ड क्या है? कैरेज इनवर्ड बेसिकली आपका एक्सपेंस है टू टेक गुड्स फ्रॉम सप्लायर इनटू द फैक्ट्री. मीन्स के जब आप अपने सप्लायर से गुड्स परचेज़ करते हैं और फैक्ट्री में लेके आ रहे हैं, तो वो जो एक्सपेंस है जो आप बियर कर रहे हैं डैट वुड बी नॉन एज कैरेज इनवर्ड. और एट दी एंड आप माइनस कर देते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री. मीन्स के योर एंडिंग स्टॉक जो आपने यूज़ नहीं किया प्रोसेस में, मेकिंग प्रोसेस में नहीं गया, उसको आप माइनस कर देते हैं. फिर आपके पास आ जाती है CGS की अमाउंट, जिसको आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. आप अपनी नेट सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आपके पास जो आंसर आता है डैट वुड बी नॉन एज ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मीन्स के फॉर एग्जांपल जो गुड्स आप सोल्ड कर रहे हैं, मीन्स के जो भी गुड्स आप सेल आउट कर रहे हैं उसको बनाने में आपकी कॉस्ट कितनी आई है, आपकी कितनी लागत आई है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट है आपने 50 की बनाई है, ठीक है, तो उसको बनाने में कितनी कॉस्ट आई है कि आपकी 30 कॉस्ट तो नहीं आई. तो अब अगर आप 50 माइनस 30 करते हैं तो आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो 20 आ जाएगा. ये मैंने आपको एक जस्ट एग्जांपल दी है.
ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास इस क्वेश्चन में फॉर एग्जांपल अगर आपने 20 कैलकुलेट किया है तो दिस इज़ नॉट योर फाइनल प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस का मतलब होता है कि आपका फाइनल प्रॉफिट नहीं है, इसमें से फर्दर अभी कुछ डिडक्शंस होना बाकी हैं या कुछ एडिशंस होना बाकी हैं, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट से आगे मूव करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप ऐड करते हैं अदर इनकम्स जो आपके बिजनेस ने जनरेट की हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। यू ऑल नो डैट इनकम स्टेटमेंट कब बनती है? आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। मींस के जो नॉर्मल आपके पास फाइनेंशियल ईयर आता है वो 1 ईयर का आता है। अदर इनकम में आपके पास क्या आ रहा है? फर्स्ट वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है कि फॉर एग्जांपल ऑन क्रेडिट परचेज किया आपने, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया है? आपने अर्ली पेमेंट करके, फॉर एग्जांपल आपने किसी को की है अर्ली पेमेंट, आपका ऑन क्रेडिट जो डेट ड्यूरेशन था वो था 4 मंथ्स का, ठीक है। आपने की है अर्ली पेमेंट, मींस के विद इन अ 2 मंथ, विद इन अ 1 मंथ, ठीक है, आपने पेमेंट की है। तो आपके जो सप्लायर है जिसने पेमेंट रिसीव की है उसने आपको कुछ परसेंट डिस्काउंट दे दिया, डेट इज़ ऑल्सो नोन एज कैश डिस्काउंट। तो जब आपको वो डिस्काउंट रिसीव होता है डेट वुड बी नोन एज डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है। इसी तरह कमीशन रिसीव्ड, अगर आपने कोई कमीशन रिसीव की है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर आपके बिजनेस ने कुछ अमाउंट किसी को लोन पे दी थी तो उस पर जो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है डेट वुड बी द इनकम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। रेंट रिसीव्ड, कोई बिल्डिंग रेंट पे दी है तो अगर आपको उस पर रेंट रिसीव हो रहा है डेट वुड बी द इनकम ऑफ द बिजनेस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, ठीक है। ये है कि जब भी आप अपना एसेट, फॉर एग्जांपल आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ, मीन्स कि आपने एक एसेट की लाइफ 5 ईयर्स है, आपने यूज़ करने के बाद उसको सेल आउट किया है, ठीक है, तो उसको कहते हैं डिस्पोज ऑफ, ठीक है। अगर आपको डिस्पोज ऑफ सेल आउट करके उस पर कोई इनकम रिसीव हो रही है डेट वुड बी रिकॉर्डेड एज अदर इनकम इन द इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। इसी तरह डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मीन्स के आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर एस्टिमेट लगाया था कि इतने % आपको चांसेस हैं कि लॉस हो सकता है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज एन एस्टिमेशन फॉर लॉस, ठीक है। तो वो एस्टिमेशन से आपकी अमाउंट क्या आई है? डिक्रीज़ कर गई, मीन्स के एक्सीड नहीं कर सकी, डिक्रीज़ कर गई, जितना आपने रिजर्व मेंटेन किया था उससे कम अमाउंट आपकी लॉस में गई है, तो वो आपकी क्या बन जाती है? इनकम, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी लेस अदर एक्सपेंसेस। आप अपनी अदर इनकम्स ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करने के बाद माइनस करते हैं अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट में सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आते हैं। फैक्ट्री के रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता, ठीक है। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कोई इंश्योरेंस एक्सपेंस है आपके पास, कोई इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है आपके पास, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। आपने पेपर में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक अपने एक्सपेंसेस को राइट डाउन करना है। मैंने यहाँ पे मैक्सिमम एक्सपेंसेस राइट डाउन किए हैं ताकि आपको आइडिया हो कि आपके क्वेश्चन में कोई भी एक्सपेंस मिस ना हो सके, ठीक है। स्टाफ सैलरीज, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस और इसके रिलेटेड अगर कोई भी एडजस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर स्टाफ सैलरीज की अमाउंट है 4312 इन योर ट्रायल बैलेंस, ठीक है, और एडजस्टमेंट में कोई अमाउंट एक्रियूड है या आउटस्टैंडिंग है, स्टाफ सैलरीज एक्रियूड या आउटस्टैंडिंग या ड्यू, तो आप हमेशा एक्रियूड को क्या करते हैं? ऐड। फॉर एग्जांपल एक्रियूड की अमाउंट है 200, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। इसी तरह अगर कोई अमाउंट प्री पेड है, फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग की जो ट्रायल बैलेंस में अमाउंट है डेट इज़ 5000, ठीक है, और एडजस्टमेंट में कोई अमाउंट है कि फॉर एग्जांपल एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस 3000 प्रीपेड, मींस के प्रीपेड का मतलब ये है कि अगर आपने कोई अमाउंट नेक्स्ट ईयर की पहले ही इस साल पे की है
वो आपके फाइनेंशियल ईयर का पार्ट नहीं था वो एक्सपेंस, लेकिन आपने उसको फिर भी पे कर दिया है, वो आपके नेक्स्ट ईयर का पार्ट है, तो डैट वुड बी योर प्रीपेड एक्सपेंस। आपने पहले ही पे कर दिया, आपने अभी उसका बेनिफिट नहीं लिया, लेकिन आपने वो एक्सपेंस पहले ही पे कर दिए। तो हमेशा प्रीपेड को आप क्या करते हैं, माइनस। फॉर एग्जाम्पल प्रीपेड की अमाउंट थी 100, तो आप उसको माइनस करेंगे। मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ डैट इज़ योर प्रीपेड बैलेंस। मीन्स के प्रीपेड एक्सपेंस माइनस किए जाएंगे और एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड का मीन है कि आपके ये फाइनेंशियल ईयर का पार्ट था एक्सपेंस, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया, ठीक है। तो बैलेंस शीट में ये आपकी लाइबिलिटी भी बनेगी और इनकम स्टेटमेंट में आप इसको ऐड करेंगे। मीन्स के इट्स योर करंट ईयर एक्सपेंस बट यू डिडंट पे इट, ठीक है। तो आप इसको पे करेंगे, आप अपने एक्सपेंसेस का पार्ट बनाएंगे, इसलिए एक्रूड को आप ऐड करें, ठीक है। और प्रीपेड मीन्स के दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो इस ईयर का एक्सपेंस नहीं है, तो आपने इसको क्या करना है, अपने करंट ईयर की जो आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, करंट ईयर की जो आप इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, उसमें से आपने जो नेक्स्ट मंथ का एक्सपेंस है उसको माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद आपके कोई जनरल एक्सपेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट। अब ये क्या है, जिस तरह आपने ऊपर जैसे मैंने आपको अदर इनकम एग्जांपल दी है कि आपने अपना एक एसेट था, उसकी यूज़फुल लाइफ थी फॉर एग्जांपल 5 इयर्स। आफ्टर यूजिंग 5 इयर्स आपने उसको सेल आउट किया है। अगर आपको उस पर लॉस हो रहा है या उस पर एक्सपेंस हो रहा है, तो डैट वुड बी योर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट, ठीक है। तो आप कंपेयर करते हैं इसको कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बुक वैल्यू थी 5000 और आपकी सेल प्राइस आई है 4000, ठीक है। तो व्हाट डज इट्स मीन, आपकी बुक वैल्यू, आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 5000 वैल्यू थी बट योर सेलिंग प्राइस नाउ इज़ 4000, तो आपको जो लॉस हुआ है वो हुआ है 1000 का, ठीक है। तो इस तरह लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट इज़ योर एक्सपेंस और गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एन एसेट इज़ योर इनकम, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात की जाएगी, ड्यूरिंग ऑपरेशंस आपके कोई एक्सपेंसेस हुए हैं वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। ओके जी, लोन इंटरेस्ट मींस कि आपने बैंक से कोई लोन लिया है 5000 का या 5 लाख का, तो उस पर कितने % इंटरेस्ट है, डेट वुड बी योर एक्सपेंस, ठीक है। इसी तरह बैड डेट्स का मतलब क्या होता है कि आपने ऑन क्रेडिट सेल्स की हैं 25,000 की, ठीक है। बट आफ्टर फ्यू मंथ्स जो आपका कस्टमर है जिसने आपको पे बैक करनी थी अमाउंट, वो क्या हो गया है, वो बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट का मतलब क्या है, उसका दिवालिया हो गया, वो अब आपको पेमेंट नहीं कर सकता, उसका बिजनेस फेल हो गया, ठीक है। और उसके पास कोई भी इस तरह का एसेट नहीं है जिसको वो सेल आउट करके आपको पे बैक कर सके, ठीक है। तो अब ये आपके लिए क्या हो गई हैं, बैड डेट्स, ठीक है। पीछे हमने पढ़ा था डिक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इसी तरह इंक्रीज इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। मीन्स कि आपने स्टार्ट ऑफ द ईयर एस्टिमेट लगाया है कि 5000 आपका क्या होगा, एक्सपेंस होगा, ठीक है। बट आपने एट द एंड जब फाइनल फिगर कैलकुलेट किए तो आपको पता चला है कि जो आपका एक्सपेंस है डेट वुड बी एक्सीड फ्रॉम 5000, और अब आपकी जो न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आई है डेट वुड बी 7000, ठीक है। तो जो 2000 का जो इंक्रीज़ आ रहा है, तो वो आपका क्या होगा, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ये इसकी कैलकुलेशन है, ठीक है। ये भी आप ना देखें, आप जस्ट रिमेंबर करें कि इंक्रीज अगर आ जाए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेट वुड बी रिकॉर्डेड एज योर एक्सपेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हर दफ़ा पेपर में पूछा जाता है अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन आता है आपके पास। नेक्स्ट है जी वेजेस एंड सैलरीज एक्सपेंस, ठीक है। और कंप्यूटर मेंटेनेंस एक्सपेंस आ सकता है, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। अब लास्ट में इनकम में हमने पढ़ा था डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट अलाउड क्या है, सेम केस है जी। आप ऑन क्रेडिट क्या कर रहे हैं, ऑन क्रेडिट सेल्स की हैं आपने, ठीक है। और उसका जो ड्यूरेशन है डेट का वो है 5 मंथ्स का। बट आफ्टर 1 मंथ
आपको कुछ पैसों की ज़रूरत है, ठीक है, आपने अपने कस्टमर को कॉल की है कि अगर वो विद इन अ वन मंथ अगर वो पेमेंट करेगा तो आप उसे 2% कैश डिस्काउंट देंगे, 2% कैश डिस्काउंट, ठीक है, उसको रिलैक्सेशन देंगे कि अगर फॉर एग्जांपल उसने 5000 अमाउंट पे करनी है, ठीक है, तो वो ऐसा करे, वो उससे 100 रुपीज़ का या 50 रुपीज़ का डिस्काउंट ले ले, ठीक है, या उससे 200 का डिस्काउंट ले ले और रिमेनिंग अमाउंट वापस कर दे, ठीक है। तो इसको कहते हैं डिस्काउंट अलाउड। अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, डैट इज़ डिस्काउंट अलाउड, डैट इज़ योर एक्सपेंस, ठीक है। और अगर कोई आपसे रिसीव कर रहा है डिस्काउंट तो डैट इज़ डिस्काउंट रिसीव्ड फॉर द कस्टमर, ठीक है, तो कस्टमर के लिए उसकी इनकम होगी, ठीक है। रेंट एंड रेट्स, अगर आप किसी बिल्डिंग का रेंट पे कर रहे हैं, हीट एंड लाइटिंग एक्सपेंस और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब भी क्वेश्चन आता है एट द एंड एडजस्टमेंट्स में आपको बताया जाता है कि स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, मींस के आपने स्ट्रेट लाइन मेथड के थ्रू चार्ज करनी है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर डेप्रिसिएशन में आपको कहा जाता है स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट कॉस्ट वैल्यू पे परसेंटेज लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल 5% आपका डेप्रिसिएशन का रेट है तो कॉस्ट वैल्यू पे डायरेक्ट आप 5% लगाएंगे, डेट वुड बी योर डेप्रिसिएशन, आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में आप क्या करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्टली यू हैव टू फाइंड आउट द बुक वैल्यू, आप बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। बुक वैल्यू फाइंड करने का तरीका क्या है, कॉस्ट वैल्यू मीन्स कि जो भी आपकी कॉस्ट वैल्यू जितने का भी आपने परचेज़ किया उसमें से आप माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मीन्स कि आप योर प्रीवियस बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, आप उसमें से पहले माइनस करेंगे, अपनी बुक वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, फिर आप उस पर क्या लगाएंगे, परसेंटेज। ये हैं दो मेथड्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रेट लाइन एंड द सेकेंड वन इज रिड्यूसिंग, ठीक है। रिड्यूसिंग का जो सेकंड नेम है वो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड भी होता है। तो आप ये दो मेथड यूज़ करते डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो डेप्रिसिएशन मोस्टली जिन एसेट्स की पूछी जाती है उसमें लीज होल्ड प्रेमिसेस, ठीक है, उसमें आपको बताया जाता है फॉर एग्जांपल, अब लीज होल्ड प्रेमिसेस का क्या है, लीज होल्ड प्रेमिसेस में आपको बताया जाएगा फॉर एग्जांपल आपकी कॉस्ट वैल्यू है 5 लाख, ठीक है, और आपकी लाइफ कितनी है एसेट की, एसेट लाइफ है फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स, ठीक है, या फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स। तो आप उसकी डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्रोप्रिएट अमाउंट फाइंड आउट करेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, यूजफुल लाइफ, ठीक है, 20 ईयर्स, ठीक है, तो आप डिवाइड करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह कंप्यूटर इक्विपमेंट आपको मेथड बताया जाएगा, फिक्सिंग एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने को आ सकती है, मोटर व्हीकल की, बिल्डिंग की, ठीक है। इस तरह आप अपने सारे एक्सपेंसेस की जो वैल्यूज़ हैं उनको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। जो भी आपके एक्सपेंसेस की वैल्यूज़ आएंगी आप उसको इस तरह रिकॉर्ड करते जाएंगे। इनर कॉलम में आप लिखेंगे वैल्यू सारी, ठीक है, ये जितनी भी डेप्रिसिएशंस की वैल्यूज़ हैं कैलकुलेट करेंगे और इसका जो टोटल बैलेंस है एक्सपेंसेस का जितना भी टोटल बैलेंस आएगा वो आउटर कॉलम में आप रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि लास्ट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट था जितना भी था आपका, फॉर एग्जांपल 20 था, आप उसमें अदर इनकम्स ऐड ऑन करेंगे अपनी सारी। अदर इनकम्स ऐड ऑन करने के बाद आप जितने भी आपके एक्सपेंसेस का टोटल है, जितने भी एक्सपेंसेस का टोटल है वो आप टोटल करने के बाद उसमें से माइनस करेंगे, मींस के आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड अदर इनकम माइनस अदर एक्सपेंसेस, तो आपके पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो बेटा ये था मेथड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और अ लॉस ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये प्रॉफिट भी जनरेट कर सकती है, ये लॉस भी जनरेट कर सकती है, ठीक है, अगर आपके एक्सपेंसेस का बैलेंस
आपकी इनकम से ज़्यादा है तो डैट वुड बी लॉस फॉर द कंपनी, ठीक है। और अगर आपकी इनकम से ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू योर एक्सपेंसेस, डैट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ये था आपका इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और क्या नाम है, मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें राइट डाउन की हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो किसी भी तरह की, जो फिगर आउट चीज़ें करनी पड़ गई आपको पेपर में तो आपको नज़र आ जाए, ठीक है। तो इसमें मैंने सेल से लेके प्रॉफिट तक सारा फॉर्मेट ड्रॉ कर दिया, आप इससे हेल्प ले सकते हैं। और क्या नाम है, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।